हेलो एवरीवन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो है आपका म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत में यात्रा। तो देखिए म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट, ठीक है, उन्होंने एक शिष्टमंडल के साथ 26 से 29 फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पे वो रहे और यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे उन्होंने महत्वपूर्ण साझेदारी की है, वो है ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यावरण और विरासत प्रबंधन में जो है साझेदारी हुआ है। भारत ने म्यांमार के तामू, ठीक है, तामू से में पहले चरण के एक एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो तामू में भारत के द्वारा एक एकीकृत चेक पोस्ट जो है डेवलप किया जाएगा और दोनों देशों ने 7 अप्रैल 2020 तक इम्फाल और मांडले, ठीक है, इम्फाल और मांडले के बीच में एक बस जो है सेवा शुरू करने की बात की है। कौन सी बस सेवा शुरू करने की बात की है? इम्फाल और मांडले के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 18 फरवरी 2020 को जो है इन देशों के बीच एक समझौता जो है हुआ था, जिस पर मांडले एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, मांडले एक्सप्रेस कंपनी लिमिटेड और भारत की सेवन सिस्टर हॉलीडेज कंपनी लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए थे। तो मांडले की तरफ से एक मांडले एक्सप्रेस लिमिटेड कंपनी और भारत की तरफ से सेवन सिस्टर हॉलीडेज कंपनी लिमिटेड ने जो है हस्ताक्षर किए थे। लेकिन कोविड की वजह से कुछ देर तक ये पोस्टपोन रहा, लेकिन अब ये जो फिर से इम्फाल और मांडले के बीच जो बस सेवा है उसको जो है स्टार्ट करने के लिए जो है समझौता किया गया दोनों के बीच में। दोनों देशों ने 2012 में हस्तांतरित समझौते के अनुसार सीमा हाटों की स्थापना का कार्य शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। तो क्या है, सीमा हाटों की स्थापना जो है की जाएगी और ये जो है काम जो है स्टार्ट करने की दोनों ने सहमति व्यक्त की है। अब देखिए 10 समझौतों पर टोटल हस्ताक्षर हुए, जिसमें तस्करी के शिकार लोगों के प्रत्यावर्तन, ठीक है, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं, लकड़ी की तस्करी रोकने और बाघों और अन्य वन्यजीव के संरक्षण पर। दूसरा हमारा नेक्स्ट है संचार और पेट्रोलियम के उत्पादों से संबंधित समझौते। तो ये 10 समझौते टोटल इस तरीके से शामिल हैं, ठीक है। देखिए राखीड़ प्रांत के विकास, स्कूलों, सड़कों और जल आपूर्ति प्रणालियों और सौर ऊर्जा प्रणालियों में निर्माण संबंधित जो ज्ञापन है उस पर भी हस्ताक्षर किया गया। तो राखीड़ जो प्रांत है वहाँ के विकास के लिए, ठीक है, कहाँ पे है ये म्यांमार में है। वहाँ के विकास, स्कूल और शहर जो है सड़कों के डेवलपमेंट के लिए, सौर ऊर्जा के लिए ये जो है यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए, इसको समझौता किया गया इसके लिए, ठीक है। दोनों लोग एग्री हुए कि ये जो है राखीड़ जो प्रांत है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद बने युद्ध जैसे हालात टले, ठीक है। तो ये जो गलवान जो घाटी है, गलवान वैली है, वहाँ पे जो हालात हो गए थे इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये सिचुएशन एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। तो ये हालात अभी जो है टल गए हैं फिलहाल। तो देखिए लद्दाख स्थित गलवान, तो गलवान कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है गलवान घाटी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर लगे युद्ध जैसे हालात जो है वो आपका जुलाई 2020 के पहले सप्ताह तक सामान्यीकरण की ओर अग्रसर दिखाई दिया। मतलब वो थोड़ा नॉर्मलाइज होने जो है लग रही है, सिचुएशन अब उतनी वार्म नहीं है, ठीक है। जो है एलएसी पर शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ता हुई, ठीक है। दोनों जो है कंट्रीज के बीच में सैन्य स्तर पर एलएसी को लेके बहुत राउंड में जो है वार्ता हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए, ठीक है। अब क्या है कि चरणबद्ध तरीके से सेना को पूरी तरीके से हटाने और 3 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने पर सहमति हुई कि सेना जो है पूरी तरीके से हटा लिया जाए और एक बफर जोन बना लिया जाए, ठीक है। तो ये जो है सहमति दोनों के बीच में हुई है। और अगर हम देखें तो गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है चीन ने, ठीक है। कहाँ कहाँ से? गलवान घाटी से, गोगरा से, हॉट स्प्रिंग से, पैंगोंग सो से हटा लिया है। पैंगोंग सो से नावों को भी हटाया गया है। और साथ ही फिंगर 4 की बात करें तो 4 फिंगर्स हैं वहाँ, फिंगर 4 की बात करें रिज लाइन पर भी जो है चीनी पीएलए की संख्या बहुत कम हो गई। तो फिंगर 4 पे बहुत सारे लोग जो है वहाँ के चीनी जो सैनिक थे वो इकट्ठा थे। तो फिंगर 4 पर भी चीनी पीएलए जो है वहाँ पे भी जो है जो उनके सैनिक है उनकी संख्या कम हो गई है चीनी की। भारत चीन संबंध में गंभीर तनाव की स्थिति 2020 जून में उस समय उत्पन्न हो गई जब पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण को लेकर दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में भिड़ गई, ठीक है। दोनों पक्षों की सेनाएं जो है आपस में भिड़ गई थी। कहाँ पे? गलवान क्षेत्र में, लद्दाख के जो है ईस्टर्न पार्ट है ये।
तो देखिए 15-16 जून के मध्य रात में गलवान क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ठीक है, तो एक कर्नल के साथ जो है 20 जो हमारे भारतीय जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे इसमें। चीनी सेना ने के भी 45 जवान जो है की हालत जो है हताहत उनके उनके हताहत होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया में आई थी उस समय। और ऐसा लेकिन चीनी जो लोग हैं चीनी से जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था कि उनके जो है कितने लोग हताहत हुए हैं, ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया था। गलवान घाटी को जो शुरू से ही भारत के नियंत्रण में रही है, उस पर कब्जे के लिए भारी प्रयास चीन ने 1962 के युद्ध में ही किए थे, परंतु यहाँ भारत का नियंत्रण बना रहा था। तो ये आज की नई बात नहीं है। 1962 में भी गलवान पर जो है कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी चीन ने, और आज भी वो कोशिश करता आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है हाल में देखते हैं, अगर हम 5 मई 2020 को भी चीनी पीपल्स आर्मी ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की थी। ठीक है, तो 5 मई को भी जो है घुसपैठ किया गया था यहाँ पे। उसके बाद बात देखते हैं, अगर चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताना शुरू कर दिया था। चीन का जो है वो अपना बताया कि ये मेरा एरिया है, वो जैसा कि पहले उसने कई बार कर रखा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो गलवान है ये मेरा क्षेत्र है। इससे क्या हुआ, इस मुद्दे पर दोनों देशों के वरिष्ठ सैनिक कमांडरों के बीच भी जो है बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं जो है वास्तविक जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसके पीछे हटने को सहमत हो गए। और देखिए इसमें क्या है, ये सोची समझी एक योजना है चीनी जो सैनिकों की है ना। इसमें क्या है कि समझौते का जो उल्लंघन है 15-16 जून की रात्रि में किया गया था। एक ऐसे जो है वेल प्लान्ड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें क्या है कि 15-16 जून 2020 की रात्रि में दोनों सेनाओं के बीच एक झड़प हुई, मुख्यतः पत्थरबाजी और लाठी डंडों से जो है ये हुआ था। कोई इस तरीके से वेपन्स का मतलब ऐसे जो वेपन्स है उस तरीके का यूज़ नहीं, लेकिन पत्थर से और लाठी डंडों से और कटीली लाठियाँ हुआ थी जिससे जो है प्रहार हुए थे। तो शून्य से भी नीचे तापमान वाले इस क्षेत्र में हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे। तो जो जो भारतीय सैनिक थे जो शहीद हुए थे वो बिहार रेजिमेंट के थे। इनका नेतृत्व तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू कर रहे थे, जो स्वयं भी इस संघर्ष में शहीद हो गए। तो संतोष बाबू भी जो है जो बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे उनके साथ जो है शहीद हो गए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ। और नेक्स्ट हमारा है भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा विवाद क्या है। देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद मई 2020 में उस समय फिर से स्टार्ट हो गया, जब नेपाल ने अपने नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया। ठीक है, नया राजनीतिक मानचित्र नेपाल ने जारी किया, और जिसमें तिब्बत, चीन और नेपाल के सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र जो है काला पानी, लिपू लेक, ठीक है, तो ये जो एरियाज मैं बता रही हूँ काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा, ये सारे जो है क्षेत्र हैं वो तिब्बत, चीन और नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, और उससे सहित 372 वर्ग किलोमीटर को नेपाल का हिस्सा बताया गया। तो ये जो हमारा एरिया है जो बाउंड्री बनाता है तिब्बत, चाइना और नेपाल से, तो एरिया कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार। कौन सा है, काला पानी, ठीक है, लिपू लेक, और जो है लिम्पिया धूरा, ये जो 3 जगह हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा। उसके साथ ही 372 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है नेपाल ने बोला अपने मैप में बताया कि वो उनका हिस्सा है। इस नक्शे को नेपाली मंत्रिपरिषद द्वारा 18 मई 2020 को तथा नेपाली संसद द्वारा जून 2020 में मंजूरी भी जो है मिल गई है ना, और मंजूरी के बाद इसको सार्वजनिक कर दिया गया। अब देखिए जो अभी करंट का जो सिचुएशन चल रहा है वो 8 मई 2020 को उत्तराखंड के लिपू लेक से धारा चूला, ठीक है, धारा चूला मार्ग को जोड़ती हुई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण था, जिसका जो है उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। तो जो है हमारा इस पे विवाद क्या था कि जो उत्तराखंड का लिपू लेक है वहाँ से जो है धारा चूला मार्ग को जोड़ती हुई 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया था, और हमारे यहाँ उसी जो है सड़क निर्माण पे नेपाल को आपत्ति थी। ठीक है, इस मामले में भारतीय राजदूत जो है को तलब कर नेपाली विदेश मंत्री ने अपना ज्ञापन भी उन्हें जो है 11 मई को सौंपा था। अब देखिए नेपाल का दावा है कि जो महाकाली नदी का पूरा क्षेत्र है उसकी सीमा में आता है। ठीक है, तो जो उनका भी दावा है कि जो क्षेत्र है नेपाली नदी का जो है महाकाली नदी का, वो जो है नेपाल के क्षेत्र में आता है। जबकि भारतीय जो विदेश मंत्रालय ने लिपू लेक को भारतीय सीमा में बताते हुए कहा कि
इसी मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्रा होती रही है। और सीमा विवाद का यह मामला नेपाल के संसद में भी उठा था, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कालापानी, लिपियाधुरा और लिपु लेक को नेपाली क्षेत्र बताते हुए कहा कि उन्हें वापस लेने के लिए मजबूत कूटनीतिक कदम उठाए जाएंगे, जिसके बाद जो है नक्शे में कानूनी मान्यता दिलाने के लिए नेपाल के जो कानूनी मंत्री हैं उन्होंने विधेयक पारित कर दिया और नेपाल की संसद में पेश कर दिया। ठीक है, अब देखिए काला पानी, लिपियाधुरा और लिपु लेक के संबंध में भारत व नेपाल के बीच काफी ये विवाद जो है आज का नहीं है, ये जो है पुराना विवाद है तथा दोनों ही देश इसे अपना अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करते हैं। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई सुगौली की संधि का उल्लेख किया है। ठीक है, सुगौली की संधि अगर आपको याद हो हिस्ट्री में, तो सुगौली की संधि का जो है उल्लेख किया है किसने? नेपाल ने। ठीक है, और वहाँ के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस संधि के तहत काली जो है या महाकाली के जो है पूर्व में के सभी महाकाली नदी के या काली नदी के पूर्व के सभी जो हिस्से हैं, जिसमें लिपियाधुरा, काला पानी और लिपु लेक है, वो सारे जो एरियाज हैं वो नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। और भारत जो है देखिए उनके हिसाब से जो महाकाली नदी है या काली नदी के ईस्टर्न पार्ट में जो भी एरियाज है वो जो है आता है नेपाल के अंतर्गत, लेकिन भारत जो है इसे पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानती है। ठीक है, और 1816 की सुगौली की संधि जो है एंग्लो नेपाली युद्ध, जो 1816 की सुगौली की संधि है वो जो है एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुए थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। इस संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार काली नदी जो है काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अब देखिए हमारे यहाँ से क्या है कि नेपाल के नवीन जो राजनीतिक मानचित्र को पूर्णतः कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के, ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद 2 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने एक नवीन मानचित्र जारी किया, जिसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। और विवाद जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो जो है अपना वहाँ पे रोड जो है बनाने की शुरुआत कर दी गई थी, और दूसरा जो है ये जो जब से हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है तो एक नया मानचित्र जारी हुआ था। तो साथ में ये जो काला पानी का एरिया उसमें इंडिया ने काला पानी को अपना जो है हिस्सा बताया था, तो ये विवाद जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है काला पानी विवाद है क्या, एक बार देखते हैं। काला पानी विवाद हम डिटेल में देखते हैं। देखिए काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित एक क्षेत्र है, जो उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल से लगती है। यह क्षेत्र लगभग 37,000 हेक्टेयर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत और नेपाल के बीच का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है ये काला पानी। ठीक है, तो ये जो है क्षेत्रीय विवाद जो है भारत और चीन का सबसे जो है बड़ा क्षेत्रीय विवाद है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया। अब एक बार ये कुछ ब्लॉक्स में चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भारत से बाहर दुनिया का सबसे जो पहला योग विश्वविद्यालय है वो अमेरिका में, हमने देखा भी था जो क्वेश्चन आंसर्स में। तो देखिए सबसे बड़ा भारत से बाहर सबसे बड़ा जो है विश्व का योग विश्वविद्यालय अमेरिका में है। तो देखिए ये योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमेरिका के लॉस एंजलिस में, कहाँ पे? लॉस एंजलिस में 23 जून 2020 को किया गया। इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के जो चांसलर है डॉक्टर HR नागेंद्र ने इस योग विश्वविद्यालय, जो HR नागेंद्र है वो योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है उन पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराएगा जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टि में प्राचीन भारतीय योग पद्धति से जोड़ते हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि विश्वविद्यालय में जो वर्ष 2020 सेमेस्टर की पहली कक्षा 24 अगस्त 2020 से शुरू होगी। ठीक है, तो ये हमारा है, इसमें जो है योग
MS योग में ऑनलाइन मास्टर्स कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय चलाएगी। तो भारत जो है सार्वजनिक, दूसरा हमारा है ये योग के बारे में था, तो लॉस एंजलिस में भारत के बाहर सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय खोला गया है। ये पूरा डिटेल था। भारत के सबसे पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में उद्घाटन। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग के प्लाजा जो है दिल्ली में जो है उद्घाटन किया गया। ये भारत का सबसे पहला सार्वजनिक पब्लिक जो है जो आपका EV चार्जिंग प्लाजा है, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। तो देखिए केंद्रीय विद्युत जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री जो हैं RK सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को, कब? 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में, कहाँ पे? चेम्सफोर्ड क्लब में, न्यू दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। और ये जो EV प्लाजा होगा वो भारत को मोबिलिटी को सर्वव्यापी सुविधाजनक बनाने में नई जो है दिल्ली नगर पालिका, ठीक है, के सहयोग से एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोबिलिटी को जो है सर्वव्यापी बना देगा। और ये जो इसको बनाने के लिए नई दिल्ली के जो नगर पालिका परिषद है उसके सहयोग से एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत के इस पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं। ठीक है, 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो चार्जिंग की समस्या है उसका समाधान कर देगी, उसको सरल बना देगी। तो ये हमारा पूरा जो है हमने देखा। और नेक्स्ट हमारा है बेंगलुरु एयरपोर्ट AWMS तकनीकी स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट। ठीक है, देखिए जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वो AWMS स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL ने अपने रनवे के दोनों छोरों पर, जो रनवे होता है उसके दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस तकनीक को बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, कहाँ पे? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा BIAL में चार दृष्टि ट्रांसमीटर को भी स्थापित किया गया है। इन्हें NAL द्वारा लाइव रनवे विजिबिलिटी रेंज के लिए भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर अलग से विकसित किया गया है। AWMS सेंसर 10 मीटर के मास्ट पर जो है स्थापित किया गया है, जो NAL द्वारा डिज़ाइन किया गया है और अपनी तरह का पहला सेंसर है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स कवर किए। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स एक ही जो है वीडियो में नहीं कवर करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो देखने में थोड़ी असुविधा होती है। ठीक है, आप लोग का क्या व्यू है आप मुझे बता सकते हैं कैसे जो है इसको आगे बढ़ाना है। और अगर आप लोग का आप ये कहते हैं कि वीडियोस को मैं बड़ा कर दूं तो वो आप एक बार मुझे अपना जो आपका विचार है वो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।